नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में संकट अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेना ने बांग्लादेश की कमान संभाल ली है, लेकिन बांग्लादेश अब भी हिंसा की आग लगातार जल रही है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ विरोध देखते देखते पूरे बांग्लादेश में भयंकर लूटपाट और दंगों में तब्दील हो गया। इन दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदुओं को प्रदर्शनकारी निशाना बना रहे हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और कुछ जगहों पर हिंदू मंदिरों और बस्तियों की हिफाजत भी की जा रही है। ऐसी तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। शेख हसीना के हिंदुस्तान भाग जाने और अभी तक अंतरिम सरकार नहीं बनाने की वजह से नाराज प्रदर्शनकारियों ने काफी गुस्सा है। वो अब, जैसे मैंने आपको बताया, कि वहां पर एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानों पर तोड़फोड़ की खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान का एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है, झुलस रहा है, धधक रहा है और दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे भी चीन का हाथ है। चीन एक एक कर भारत के पड़ोसी देशों में अराजक हालात पैदा कर रहा है और इसकी बड़ी वजह चीन पर इन देशों पर निर्भरता को बढ़ाना और हिंदुस्तान से उनके रिश्तों में तलखी पैदा करने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश इसका ताजा उदाहरण है। और इसी फहरिस्त में बांग्लादेश का नाम भी शामिल हो गया है। यानी अब एक और पड़ोसी देश में भारत विरोधी ताकत बहुत मजबूत हो रही है। बांग्लादेश का मौजूदा हालात हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। सीमा पर हिंदुस्तान के लिए खर्ते का मोर्चा तैयार हो गया है। आखिर कैसे, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। बांग्लादेश में 48 साल बाद फिर से तख्ता पलट हुआ है। शेख हसीना फिर से अपने ही वतन से बेदखल हो चुकी हैं। उन्हें छात्र आंदोलन की आड़ में अराजकता फैला रहे कट्टरपंथी तबकों के आगे झुकना पड़ा। और आज जो बांग्लादेश का हाल है, ठीक 2 साल पहले यानी 2022 में ऐसे हालात पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के भी थे। तब श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे को श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा था। और इससे पहले पाकिस्तान में भी कई बार इसी तरीके से तख्ता पलट हो चुका है। पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इनका तख्ता पलट का इतिहास काफी पुराना है। और इन तीनों ही देशों में, इन तीनों ही मुल्कों में कई बार तख्ता पलट हो चुका है। तख्ता पलट का इतिहास क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश इस वक्त हिंसा की आग में धधक रहा है, जल रहा है। और उस बांग्लादेश की तस्वीर है जहां बिना तोप, बिना मिसाइल, बिना जंग के महज चंद मिनटों में तख्ता पलट हो गया। नाराज आंदोलनकारियों ने पूरे बांग्लादेश को आग के हवाले कर दिया, बेबस कर दिया, लाचार कर दिया। शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंसा नहीं रुकी। जो बांग्लादेश की मीडिया है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ढाका में सोमवार की रात को माहौल काफी ज्यादा खराब हो गया। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई।
नेताओं के, अधिकारियों के घरों और संस्थानों को हमला बोल दिया। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घर, दुकानों में आग लगाई जा रही है और यहां तक कि बांग्लादेश में जो मंदिर बने हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं और कई खबरें ऐसी भी आ रही है जहां पर मुस्लिम इलाकों में जो मुस्लिम तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, उन हिंदू घरों की और उनके मंदिरों की हिफाजत कर रहा है। बांग्लादेश में कई मंदिरों को आग के हवाले करने की खबर भी आ रही है। बांग्लादेश के मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई, इस तरह की खबर आई। बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है और जून के बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन का दौर ऐसा शुरू हुआ कि जुलाई नौबत फायरिंग किया गई और अगस्त शुरू होते होते शेख हसीना की मुखालफत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें देश को बाय बाय करना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में प्रदर्शन की आड़ में साजिश के बारे में क्या है, किस तरीके से साजिश हुई, किस तरीके से बांग्लादेश के हालात हुए, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना चाहता हूं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। बांग्लादेश पुलिस पर हमले हो रहे हैं जिस वजह से बांग्लादेशी पुलिस ने काम करने से साफ मना कर दिया है। अवामी लीग के नेताओं के घर, उनके दफ्तर, दुकान फूके जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। छात्रों के अल्टीमेटम दे दिया है कि उन्हें ना तो बांग्लादेश में सैन्य शासन कबूल है, ना ही सैन्य समर्थित सरकार कबूल है। और छात्रों के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग कर दी है। छात्रों की तरफ से नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाने की घोषणा की गई। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया को जेल से रिहा किया जा चुका है और 1 जुलाई के बाद से गिरफ्तार किए गए छात्रों को, प्रदर्शनकारियों की रिहाई भी शुरू हो गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, नाहिद इस्लाम, आसिफ मसूद, अबू बकर, ये 3 नाम हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में ये 3 वो छात्र हैं। इन तीनों छात्रों ने बांग्लादेश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, गद्दी छोड़नी पड़ी, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर दिल्ली एनसीआर में समय रहने को मजबूर हैं। और ये तीनों लड़के, तीनों युवा मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ना कोई इनका राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना इनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। कुछ छोटे मोटे प्रदर्शनों का हिस्सा ये 3 लड़के थे, लेकिन आरक्षण की एक आग ने इन तीनों लड़कों के अंदर इतना गुस्सा भर दिया कि ये प्रधानमंत्री से लड़ गए, सरकार से लड़ गए और रही सही कसर सरकार ने पूरी कर दी। इनके खिलाफ कार्रवाई करके, इन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की, इनको मारा गया, पीटा गया, जिससे गुस्सा और ज्यादा बढ़कर गया। नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। कई देशों के लिए सबक है कि नाराज लोगों को और ज्यादा नाराज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। शेख हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद अब यही छात्र, तीनों छात्र, नई अंतरिम सरकार की रूपरेखा तय कर रहे हैं। आखिर कौन है ये तीनों लड़के जिसने हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया? उनको जानना बहुत जरूरी है। पहला नाम नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम की पहचान है सर पर बांग्लादेश का झंडा लेकर शेख हसीना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा अगर बांग्लादेश में कोई है तो नाहिद है। नाहिद की पहचान उस आंदोलन को कोऑर्डिनेटर के तौर पर हो रही है जो सरकारी नौकरियों में कोटे को लेकर शुरू हुआ था। यह सबसे बड़ा चेहरा जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसी लड़के ने शेख हसीना की सरकार गिरवा दी। तो इसीलिए सरकार के नुमाइंदों को भी सोचना चाहिए, बड़े बड़े लोगों को सोचना चाहिए कि किसी को कमजोर नहीं समझा जाता है। एक लड़के ने किस तरीके से बांग्लादेश के हालात बद से बदतर कर दिए, उसकी तस्वीरें मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखा रहा हूं।
दूसरी तस्वीर आप देखिए, आसिफ महमूद इसका नाम है, बहुत कम उम्र है। इस प्रोटेस्ट का दूसरा बड़ा चेहरा है। नाहिद इस्लाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह साथ देता था। आसिफ मसूद ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज का छात्र है। आसिफ जून में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बन गया। और जो तीसरा किरदार है वो अबू बकर मजबूदार है। इन तीनों प्रोटेस्टों के चेहरे का लीडर का नाम है अबू बकर मजबूदार। अबू बकर नाहिद और आसिफ के साथ मिलकर प्रोटेस्ट को लीड करता था, प्रदर्शन को लीड करता था। और किस तरीके से प्लानिंग करनी है वो अबू बकर करता था। अबू बकर ढाका यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी का स्टूडेंट्स है और ये तीनों लड़के पढ़े लिखे हैं। ये वो तीन किरदार हैं जिसकी वजह से 15 साल से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन तीनों लड़कों ने शेख हसीना को देश निकाला कर दिया एक तरीके से। और वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो अभी तक सामान्य नहीं है। जो रिपोर्ट्स मीडिया की तरफ से आ रही हैं वो हालात काफी ज्यादा खराब है। लेकिन राजनीतिक विद्रोह की आग बांग्लादेश में अभी थमी नहीं है। इस बीच बांग्लादेश में विद्रोह की आग ने हिंदुस्तान को भी परेशान कर दिया है, बैठक करने पर मजबूर कर दिया है, एक के बाद एक चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि लगातार हमारे मुल्क के सामने, हमारे देश के सामने, हिंदुस्तान के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं जिससे हमें निपटना होगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली चिंता हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, अस्थिर देश में भारतीयों की सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता भारत बांग्लादेश सरहद पर सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और तीसरी सबसे बड़ी चिंता बांग्लादेश से राजनीतिक रिश्तों से करवट की है। चौथी चिंता बांग्लादेश में बढ़ने वाले मजहबी कट्टरपंथ और दहशतगर्दी की भी है। क्योंकि जिस तरीके से दहशतगर्दी और कट्टरपंथी वहां पर बढ़ी है वो भले ही किसी मुल्क की, किसी दुनिया के किसी देश की साजिश का हिस्सा हो, लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, चिंता है। इसीलिए हमारा हिंदुस्तान अलर्ट पर है, बॉर्डर लगातार अलर्ट पर है, सरकार लगातार बैठकों पर बैठक कर रही है और विपक्ष के तमाम नेता सरकार के साथ देने की बात कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक की, फिर सर्वदलीय की बैठक पर जानकारी ली, सभी दलों से राय मशवरा किया और इस बैठक में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके बाद संसद में विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश में जनवरी में हुए चुनाव के बाद से बांग्लादेश में गुस्सा है, नाराजगी है। जो 2 महीने पहले आरक्षण के विरोध में जून से बढ़ना शुरू हुआ था और जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्ता पलट एजेंडे का विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, जिसके निशाने पर पुलिस और सत्ताधारी दल के आवाम थे, अलावा जो अल्पसंख्यक थे, उनके अलावा जो मशहूर वहां के मंदिर थे, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए विदेश मंत्री जयशंकर को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए विदेश मंत्री इस हालात पर क्या कुछ कहते हैं। Speaker sir, despite the Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that Prime Minister Sheikh Hasina should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है, क्योंकि बांग्लादेश भारत की सीमा के सभी यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीएसएफ चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। डीजी खुद मुआयना कर चुके हैं। 190 ट्रक ड्राइवर जो फंसे थे उन्हें वापस लाया जा चुका है।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक अच्छा खासा मुल्क बांग्लादेश बिखर गया है, टूट गया है। बांग्लादेश में इस वक्त लोकतंत्र के परखच्चे उड़ गए हैं, आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। बांग्लादेश में हिंसा का दौर इस समय चल रहा है। बांग्लादेश में सड़क से लेकर संसद तक हर कुछ जल रहा है। आगे बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा, यह हिंदुस्तान के लिए बहुत मायने रखता है, चिंता का विषय, चूंकि पड़ोस की इस तरीके की आग की आंच भारत तक पहुंच चुकी है। भारत के सामने दोहरी मुश्किल खड़ी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत की कूटनीतिक की परीक्षा की घड़ी भी है। बांग्लादेश में अब नई सरकार किसकी होगी, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि स्वतंत्र देश के तौर पर बांग्लादेश की स्थापना करने में भारत की अहम भूमिका रही है और दोनों देशों के बीच करीब 50 साल पुरानी दोस्ती भी है, जो शेख हसीना की सत्ता छोड़ते ही खतरे में आ गई है। हिंदुस्तान पहले से ही कई दूसरे दुश्मन मुल्कों से घिरा हुआ है। अब बांग्लादेश में तख्ता पलट ने हिंदुस्तान की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक और सीमा पार हिंदुस्तान के लिए खतरे का मोर्चा तैयार हो गया है। कैसे, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना बताना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी सोचने की, चिंता की जरूरत है। चीन हिंदुस्तान का कट्टर दुश्मन है, यह सब जानते हैं। चीन की विस्तारवादी चाल, उसकी नीतियां हमेशा से हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा रही हैं, यह हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की दुश्मनी खुलकर है, यह भी हम सब जानते हैं। और चीन परस्त पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार पाल पोस रहा था। कई बार दहशतगर्दी के जरिए हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा चुका है। श्रीलंका में विक्रम सिंघे सरकार चीन समर्थक है। चीन की जासूसी शिप हिंदुस्तान के समुद्र की मैपिंग करते हैं। नेपाल में केपी ओली सरकार भी चीन परस्त मानी जाती है। उसने भी चीन के कई हिंदुस्तान विरोधी करार किए हैं। और म्यांमार में 4 साल से सैन्य सरकार है जो चीन का समर्थन करती है, जो पूर्वोत्तर राज्यों के सक्रिय अलगाववादी संगठन का समर्थन करती है। और अब बांग्लादेश में भी हिंदुस्तान से दोस्ताना रिश्तों की नीति वाली शेख हसीना की सरकार सत्ता से दूर हो गई और कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया। एक और पड़ोसी मुल्क अफरा तफरी के माहौल में है और एक और सीमा पर हिंदुस्तान के लिए खतरे का मोर्चा तैयार हो गया। यह हमारे मुल्क के लिए, हमारे हिंदुस्तान की सरकार के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से चारों तरफ से दुश्मन मुल्कों ने हमारे बॉर्डर पर लगातार नजर गड़ाई हुई है, उसके लिए हमारे फौजी भाई से लेकर हमारी सरकार लगातार मुस्तैद है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी को हिंदुस्तान समर्थक माना जाता है। शेख हसीना के लंबे चौड़े कार्यकाल में भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध बेहद खास रहे हैं। वहीं खालिद जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को चीन की हिमायती कहा जाता है। चीन को लेकर बीएनपी की नीतियां अमूमन सॉफ्ट रही है और इस वजह से कहा जाता है, दावा किया जाता है कि चीन बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी को पसंद नहीं करता है। ऐसे में बांग्लादेश में तख्ता पलट का फायदा चीन उठाएगा और हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश में बहुत तेजी से करेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर विदेश मामलों के जो जानकार हैं उनकी बहुत राय अलग अलग है। रोविंद सचदेवा को मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। रोविंद सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद, आप सुनिए। नहीं, डेफिनेटली यस। चाइना जो पिछले काफ़ी वर्षों से धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। म्यांमार में ऑलरेडी है, एंड बाय द वे जो श्रीलंका में था तो वो तो बे ऑफ बंगाल का बॉटम पार्ट हो गया ना, वो भी तो राइट। तो नीचे से लेकर के अब ऊपर तक बांग्लादेश के साथ तो चाइना का मैरीटाइम में इस इंटरफेरेंस बढ़ेगा या उनकी सर्वेलेंस बढ़ेगी, उनकी प्रेजेंस बढ़ेगी, तो हमारे लिए तो ये डेफिनेटली वंस अगेन चिंता का इशू है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शेख हसीना आज फिर से बेघर हो गई है। बांग्लादेश में आरक्षण आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया है। हालात ये हो गए कि मौजूदा निवर्तमान प्रधानमंत्री को जान बचाने के लिए बांग्लादेश छोड़ना पड़ा।
हालांकि हिंदुस्तान का यह पहला पड़ोसी देश नहीं है जहां तख्ता पलट हुआ है। इससे पहले 2 साल यानी श्रीलंका में भी यही हालात बने थे। हमने देखे थे किस तरह के हालात थे। तब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी देश छोड़कर उनको भागना पड़ा था और गुस्साए श्रीलंकाई लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। वो कमरों में आराम करते, स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए थे। बांग्लादेश में तख्ता पलट की यही तस्वीर देखने को मिली थी। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में तख्ता पलट का किला बहुत पुराना और काला इतिहास रहा है। ये तीनों देश दक्षिण एशिया के मजबूत देश माने जाते हैं। इन तीनों देशों के इतिहास में कई बार तख्ता पलट हुए हैं। इन देशों में राजनीतिक दलों के बीच गहरा मतभेद, अविश्वास अक्सर तख्ता पलट की वजह बन जाता है और इन तीनों ही देशों में हमेशा सेना का दबदबा रहा है। चाहे बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें या पाकिस्तान की बात करें। और कुछ तख्ता पलट का जो इतिहास है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। जरा देख लीजिए कि किस तरीके से इसका इतिहास बना। 49 साल पहले अगस्त महीने में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान से लेकर उनके परिवार की तख्ता पलट के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उस मुश्किल वक्त में शेख हसीना, उनकी बहन की जान बच गई। तब भारत ने शेख हसीना को राजनीतिक शरण दी थी। शेख हसीना 1981 तक दिल्ली में रही थी। इसके बाद वो वापस बांग्लादेश जाकर शेख हसीना ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला और तख्ता पलट में उनके पिता, उनकी मां और 3 भाई मारे गए थे। ये उनका इतिहास था और एक बार फिर से उनको जान बचाकर भागना पड़ा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में पहला सैन्य तख्ता पलट जो 27 अक्टूबर 1958 को हुआ था, तब अयूब खान तख्ता पलट कर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। पाकिस्तान में दूसरा सैन्य तख्ता पलट था जो 5 जुलाई 1977 को हुआ था। जनरल जियाउल हक ने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को हटाते हुए तख्ता पलट किया था। भुट्टो को गिरफ्तार किया था और बाद में मौत की सजा दी गई थी। पाकिस्तान में तीसरा सैन्य तख्ता पलट साल 1999 में हुआ। तब पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाते हुए तख्ता पलट कर दिया था। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू किया और खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। इन तीनों देशों को तख्ता पलट का दंश झेलना पड़ा था और इसका सबसे बड़ी वजह आर्थिक संकट माना जाता है, पैसे की किल्लत माना जाता है, जिसके चलते लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। सेना या दूसरे जो समूह हैं वो सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं, हत्या भी लेते हैं। इन देशों में धार्मिक जातीय तनाव भी तख्ता पलट की एक बड़ी वजह बन जाती है और कभी कभी बाहरी देश भी इन देशों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और तख्ता पलट को बढ़ावा देते हैं, चूंकि उनको उसमें फायदा मिलता है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए एक सबक की जरूरत है, हिंदुस्तान के लिए चिंता की जरूरत है। हिंदुस्तान की सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि पड़ोसी देशों में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसके हिसाब से रणनीति तय करनी होगी, कूटनीति तय करनी होगी। चूंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहां की तहजीब, यहां की संस्कृति हिंदुस्तान को हमेशा से इसी तरीके से जोड़ती है, मजबूत होती है। और जब जब भी हिंदुस्तान पर कोई ऐसी बात होती है, हिंदुस्तान का हर शख्स, वो किसी मजहब का हो, जात का हो, एकजुट हो जाता है और हिंदुस्तान के बारे में सोचता है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है और यही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भाईचारा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।